हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्राइट वॉच एकेडमी। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है कि हम लोग एलटी ग्रेड के मेंस की डिस्क्रिप्टिव राइटिंग को कर रहे हैं। तो आज हम लोग रेनेसेंस को एक्सप्लेन करेंगे। आई थिंक ये आपकी 4th या 5th क्लास है। होप सो क्लासेस आपको हेल्पफुल हो रही होंगी। अगर अच्छी लग रही हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। ये देखते हैं चलते अपनी क्लास की ओर। आज हम लोग डिस्कस करेंगे Define Renaissance and explain how it marks a transition from the medieval age to the modern age. Define करना है Renaissance क्या है, explain करना है how it marks a transition from medieval age to modern age. ये आपको medieval age से जो modern age के तरफ इसका जो बदलाव हुआ है उसको आपको दिखाना है, आपको explain करना है उसको। ओके, इसी तरह का आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आप एक और हमने ले रखा है, देख लीजिए इसको भी। What is meant by Renaissance? Renaissance का मीन्स बताना है आपको। Renaissance को एक्सप्रेस कीजिए। डिस्कस इट्स मीनिंग, ऑरिजिन एंड सिग्निफिकेंस इन इंग्लिश लिटरेचर। इसके डिस्कस करना है इसकी मीनिंग, ऑरिजिन एंड सिग्निफिकेंस को इंग्लिश लिटरेचर में जो कि है। ओके, तो ये थे हमारे क्वेश्चन। चलिए अपने आंसर राइटिंग की तरफ चलते हैं। ओके, चलिए देखते हैं। द रेनेसेंस वॉज अ ग्रेट इंटेलेक्चुअल एंड कल्चरल मूवमेंट दैट मार्क द ट्रांजिशन फ्रॉम द मिडिल एज टू द मॉडर्न एज। तो क्या कह रहे हैं, रेनेसेंस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटेलेक्चुअल और कल्चरल मूवमेंट था जो कि मिडिल एज से आपको मॉडर्न एज के बीच में का ट्रांजिशन दिखाता है। ओके, ये आपने एक लाइन में बता दिया। फिर नेक्स्ट आप क्या कहेंगे, द वर्ड रेनेसेंस मीन्स। अब आपको यहाँ पर रेनेसेंस का मीन्स बताना है, क्या होता है। रीबर्थ एंड इट्स सिग्निफिकेंस, द रीबर्थ ऑफ क्लासिकल ग्रीक एंड रोमन लर्निंग आर्ट ऑफ लिटरेचर। तो वर्ड का मतलब क्या होता है, रीबर्थ। ओके, पुनर्जन्म, यानी ग्रीक और रोमन क्लासिकल लर्निंग आर्ट ऑफ लिटरेचर का पुराना जन्म। ओके, तो मीन्स क्या हो गया, रीबर्थ यानी ग्रीक और रोमन क्लासिकल लर्निंग आर्ट और लिटरेचर का एक पुनर्जन्म है। क्या है, ग्रीक और रोमन क्लासिकल लर्निंग जो है आपकी आर्ट और लिटरेचर का, उसका एक पुनर्जन्म दिखाता है। ओके, ये आपने का क्लियर कर दिया आपने। रेनेसेंस मीन्स आपका रीबर्थ हो गया, जो कि सिग्निफाई करता है द रीबर्थ ऑफ क्लासिकल ग्रीक एंड रोमन लर्निंग आर्ट एंड लिटरेचर। क्लियर, इतना आपने क्लियर कर दिया। आपने यहाँ पर याद बताया कि जो हमारा रेनेसेंस है एक बहुत ही महत्वपूर्ण आपका इंटेलेक्चुअल और कल्चरल, बहुत बौद्धिक और सांस्कृतिक आंदोलन था। एंड फिर देन आपने बताया मिडिल एज से मॉडर्न एज के बीच का एक क्या दिखाता है, ट्रांजिशन दिखाता है रेनेसेंस। और फिर आपका देन आपने दिखाया कि रेनेसेंस का आपका मीन्स क्या होता है, मतलब क्या है, पुनर्जन्म, यानी कि ग्रीक और रोमन शिक्षा, कला और साहित्य का इसमें पुनर्जन्म होता है। आपने इंट्रोडक्शन में आपने ये क्लियर किया। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे अब हम। तो नेक्स्ट है, दिस मूवमेंट रिप्लेस्ड मेडिवल नैरोनेस विद अ न्यू स्पिरिट ऑफ फ्रीडम, क्यूरियोसिटी एंड क्रिएटिविटी। तो इस मूवमेंट ने मेडिवल एज की रिजिडिटी और ब्लाइंड फेथ को तोड़कर फ्रीडम ऑफ थॉट्स, क्यूरियोसिटी और क्रिएटिविटी को प्रमोट किया है। मीन्स क्या है कि इस आंदोलन ने मध्ययुगीन युगों की कठोरता और अंधविश्वास को तोड़कर विचारों की स्वतंत्रता, जिज्ञासा और रचनात्मकता को बढ़ावा दिया है। किसने, रेनेसेंस ने। यहाँ पर जो अंधविश्वास था और जो रिजिडिटी थी, कठोरता थी, उसने अंधविश्वास को तोड़कर एक विचारों की स्वतंत्रता दिखाई एंड जिज्ञासा और क्रिएटिविटी को जन्म दिया है, प्रमोट किया है। ओके, यहाँ पर आपने बता दिया। फिर आपने यहाँ पर एक क्या करेंगे, नेक्स्ट हमने क्या किया है, कोट्स लगा दिया। यहाँ पर क्या है, जैसे यहाँ पर आप इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल लगाएंगे। जे सिमॉन्स ऑब्जर्व्स, जे सिमॉन्स कहते हैं द रेनेसेंस वॉज द the Renaissance was the liberation of the human intellectual from the bonds of medievalism। मतलब क्या है, रेनेसेंस ने ह्यूमन माइंड को मेडिवल रिस्ट्रिक्शन से आज़ादी दी है। जो कोटेशन डाल दिया जे सिमंड्स का, क्या ऑब्जर्व करते हैं, द रेनेसेंस वॉज द लिबरेशन ऑफ द ह्यूमन इंटेलेक्चुअल फ्रॉम द बॉन्ड्स ऑफ मेडिवलिज्म। तो कह रहे हैं कि रेनेसेंस ने ह्यूमन का माइंड को मेडिवल रिस्ट्रिक्शन से आज़ादी दी है। ओके, मतलब कि रेनेसेंस ने मानव मन को जो मेडिवल मध्ययुगीन प्रतिबंध थे, उनके रिस्ट्रिक्शंस थी, उससे आज़ादी दी है। ओके, यहाँ पर आपने एक कोट लगा दिया कि क्लियर कर दिया कि ये आपका रेनेसेंस क्या है और ट्रांजिशन आपको दिखाना है मेडिवल टू मॉडर्न। ओके, अब आपने जैसे इसका एग्जांपल दे दिया आपने, रेनेसेंस वाज द लिबरेशन ऑफ ह्यूमन इंटेलेक्ट फ्रॉम द बॉन्ड्स ऑफ मेडिवलिज्म। मतलब है रेनेसेंस ने ह्यूमन माइंड को मेडिवल रिस्ट्रिक्शन से आज़ादी दी है। क्लियर, तो ये इतना आपने क्लियर कर दिया।
ओके, अब लाइफ ऑन अर्थ, ह्यूमन हैप्पीनेस एंड इंडिविजुअल पोटेंशियल बिकम सेंट्रल कॉन्सर्न ऑफ थॉट एंड लिटरेचर। मीन्स क्या है, लाइफ ऑन अर्थ, अर्थ में जो लाइफ है, ह्यूमन हैप्पीनेस एंड इंडिविजुअल्स पोटेंशियल जो होता है, बिकम जो यहाँ इसका क्या हुआ, सेंट्रल, आपका सेंट्रल कॉन्सर्न बना थॉट एंड लिटरेचर का। ये था आपका रेनेसेंस। ओके, यहाँ पर जो आपका रिजिडिटी है और कठोरता और अंधविश्वास को तोड़ कर ये आपका फ्रीडम ऑफ थॉट्स एंड क्यूरियोसिटी एंड क्रिएटिविटी को इसने प्रमोट किया है। ओके, और यहाँ पर आपका इसका जो सेंट्रल बना है, सेंट्रल काउंसिल आपके थॉट्स एंड लिटरेचर में ह्यूमन लाइफ ऑन अर्थ, ह्यूमन हैप्पीनेस एंड इंडिविजुअल पोटेंशियल, ये हो गई थी मेन आपकी। ये था आपका रेनेसेंस। यहाँ पर आपने इतना इंट्रोडक्शन में दिखा दिया कि क्या था रेनेसेंस, और यहाँ पर आपने कोट भी लगा के कोट्स के थ्रू भी बता दिया, एग्जाम्पल के थ्रू, कि इसको क्या कहा है हमारे राइटर्स ने भी उस समय। ओके, चलिए यहाँ तक आपने क्लियर कर लिया। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा बॉडी स्ट्रक्चर स्टार्ट होगा। यहाँ पर आपने इंट्रोडक्शन दिखा दिया, अब नेक्स्ट हमारा ये बॉडी पार्ट यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। चलिए अब यहाँ आपको पॉइंट टू पॉइंट आपको रेनेसेंस के सारे फीचर्स बताने हैं और एग्जाम्पल्स एंड राइटर्स के कोटेशंस के थ्रू। ओके, आपको हमने बताया था कि आप ये कोटेशंस वगैरह आप कहीं एक नोटबुक बना लीजिए, आप लिख लीजिए, और किस कोटेशन आपको याद करनी ही है, और कुछ फ्रेजेस वगैरह हैं जो इंपॉर्टेंट फ्रेज वगैरह आपके वर्क वगैरह में राइटर्स ने कही है, उन सबको आप अच्छे से लिख लीजिए, उनको अपने माइंड में सेट करके लर्न कर लीजिए, याद कर लीजिए, माइंड में सेट कर लीजिए, और उनका यूज़ करके आप अपने आप में भी जब क्वेश्चन लिखेंगे तो अपने आप ही वो क्लिक करेगा और अपने आप ही आप लिख सकेंगे। एंड जब आप इसको देख लेते हैं इस क्लास को, फिर अपनी इस क्लास को पूरी देखी पढ़ी, फिर उसके बाद तुरंत आप अपने आप से पॉइंट को लिखना, अपनी राइटिंग में अपने थॉट्स के थ्रू जो भी है उससे आप लिखना स्टार्ट करिए। इससे आपकी प्रैक्टिस, जैसे देखा उसके तुरंत बाद लिखिए, तो इससे आपको काफ़ी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी आपकी कि क्या कैसे करना। और कोटेशन और उसका आप अलग से एक नोट बना लीजिए, नोट्स बना लीजिए, जिससे आपको लर्न करने में बहुत इजी रहेंगे, आपको क्या कोटेशन किस जगह यूज़ करने हैं। ओके, चलिए हम अपने बॉडी स्ट्रक्चर की ओर चलेंगे। यहाँ से हमारा बॉडी पार्ट स्टार्ट हो जाएगा। ओके, चलिए देखते हैं हिस्टोरिकली द पॉइंट टू पॉइंट आपको यहाँ पर भी लिखना है। अब अपने सारे फीचर्स हैं रेनेसेंस के। ओके, अब आपको ओरिजिन दिखाना है, कहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई है। तो आपने यहाँ पर क्या बताया, रेनेसेंस बिगैन in Italy and later spread in England during this 16th century। ओके, अब आपने यहाँ पर आपने बताया कि रेनेसेंस की शुरुआत जो है इटली से, उत्पत्ति आपने बताई कि इसकी उत्पत्ति जो है इटली से आपकी हुई है, एंड लेटर स्प्रेड इंग्लैंड ड्यूरिंग द 16th सेंचुरी, और इंग्लैंड तक पहुँचाई स्पेशली 16th सेंचुरी रीचिंग इट हाइट्स इन द एलिजाबेथन एज। हमने बता दिया रेनेसेंस की शुरुआत कहाँ से हुई, इटली से, एंड 16th सेंचुरी एलिजाबेथन एज में ये इंग्लैंड तक पहुँचा। ओके, ये आपने यहाँ पर ओरिजिनल ये डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट आप आ जाएंगे द इन्वेंशन ऑफ। अब यहाँ पर क्या क्या आपने तरह से आपका डेवलपमेंट हुआ आपके रेनेसेंस का, हर एक पॉइंट जो हुआ है वहाँ पर आप डिस्कस करते चलेंगे। ओके, यहाँ पे क्या है, द इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग प्रेस ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल in 1453 and the revival of classical learning played a vital role in spreading Renaissance ideas। तो यहाँ पर अब आपने क्या डिस्कस किया, देखिए आपका पहला हो गया आपका प्रिंटिंग प्रेस का इन्वेंशन, जो आपका सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो गया। ये आपका प्रिंटिंग प्रेस का इन्वेंशन हो गया 1453 में। कॉन्स्टेंटिनोपल का फॉल, कॉन्स्टेंटिनोपल का पतन हुआ, एंड जो आपकी क्लासिकल जो बुक्स, ग्रीक एंड लैटिन बुक्स का यहाँ पर रिवाइवल हुआ, आपने दिखाया। Revival of classical learning played a vital role spreading Renaissance ideas। Renaissance के आइडिया को फैलाने का इन सब का बहुत ही अच्छा योगदान रहा है। ये सब रीजन से आपका Renaissance अच्छे से फैला यहाँ पर आपका। ओके, आपने ये बता दिया। तो नेक्स्ट आएंगे, बुक्स बिकम accessible, education expanded and scholars turn to Greek and Latin texts for inspirations। तो डेवलपमेंट की वजह से जो एजुकेशन का स्प्रेड हुआ और लोग नए आइडियाज़ के लिए ओपन हुए, यहाँ पर जैसे विकास की वजह से शिक्षा का प्रसार हुआ, यहाँ पर लोग नए विचारों के लिए खुले हुए हैं, उनको उन्होंने एक्सेप्ट किए नए आइडियाज़ को। ओके, एजुकेशन का स्प्रेड होने से सबके पास किताबें पहुंची, प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार होने से सबको विचारों के लिए ओपनली उनको उन्होंने एक्सेप्ट किया। तो ये सब चीज़ें आपने यहाँ पर डिफाइन करी। ओके, दिस हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्रिएटेड अ फर्टाइल ग्राउंड फॉर न्यू लिटरेरी एंड इंटेलेक्चुअल ग्रोथ इन इंग्लैंड। यहाँ से आपका
आपका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से आपका एक फर्टाइल ग्राउंड क्रिएट हुआ एंड फॉर न्यू लिटरेरी एंड इंटेलेक्चुअल ग्रोथ इन इंग्लैंड, और एक न्यू जो लिटरेरी एंड इंटेलेक्चुअल ग्रोथ हुई हमारे इंग्लैंड की। यहाँ पर एक पॉइंट आप और भी लिख सकते हैं कि इसलिए इस एज को आप गोल्डन एज भी कहा जाता है। तो इंग्लैंड के में इस पीरियड को इंग्लिश लिटरेचर का गोल्डन एज भी कहा जाता है। तो यहाँ पर इस एक पॉइंट को आप और लिख सकते हैं। ओके, होप सो इतना क्लियर हुआ होगा। यहाँ पर आपने क्या डिस्कस किया, इटली में इसकी उत्पत्ति हुई है, 16th सेंचुरी में इंग्लैंड में आया एलिजाबेथन एज में, एंड प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार दिखाया आपने, फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल दिखाया आपने, एंड रिवाइवल ऑफ क्लासिकल लर्निंग एंड बुक्स, ग्रीक एंड लैटिन बुक्स की रिवाइवल दिखाया आपने। तो ये सब चीज़ों से जो है इस एज को गोल्डन एज कहा जाता है। यहाँ पर आप ये पॉइंट हमने डिस्कस किया। ओके, चलिए अब नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या है, आपके रेनेसेंस का मेन फीचर क्या है, ह्यूमनिज्म। नेक्स्ट पॉइंट हमारा इंपॉर्टेंट क्या है, ह्यूमनिज्म। अब हम यहाँ पर ह्यूमनिज्म को डिस्कस करेंगे। ओके, तो क्या है ह्यूमनिज्म, वॉज द कोर स्पिरिट ऑफ रेनेसेंस। ह्यूमनिज्म जो है वो एक इम्पॉर्टेंट, रेनेसेंस का सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर है। आपका सबसे जो महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट आपका फीचर है वो मानवतावाद है आपका। क्या है, ह्यूमनिस्ट बिलीव्ड इन द डिग्निटी, वर्थ एंड पोटेंशियल ऑफ ह्यूमन बींग्स। तो ह्यूमनिज्म जो है बिलीव करते हैं किसमें, डिग्निटी, वर्थ एंड पोटेंशियल ऑफ ह्यूमन बींग्स की जो वर्थ है, पोटेंशियल है, डिग्निटी है, उस पर बिलीव करता है हमारा ह्यूमनिस्ट। ओके, हमारा ह्यूमनिस्ट। ओके, ये आपने बताया। अब क्या दिखाएंगे नेक्स्ट पॉइंट, मैन वॉज नो लॉन्गर व्यूड मेयरली एज अ सिंफुल क्रिएचर बट एज अ रैशनल एंड क्रिएटिव इंडिविजुअल। तो क्या करें, ह्यूमनिज्म का मतलब है कि मैन को सिर्फ एक सिंफुल या गॉड डिपेंडेंट क्रिएचर नहीं माना गया है। क्या कह रहे हैं, मैन वॉज नो लॉन्गर व्यूड मियरली अ सिंफुल क्रिएचर बट एज अ रैशनल एंड क्रिएटिव इंडिविजुअल। उसको खाली गॉड डिपेंडेंट या फिर सिंफुल क्रिएचर नहीं माना गया है, बल्कि एक शो करते हैं एक थिंकिंग, रीजनिंग और क्रिएटिव इंडिविजुअल के रूप में देखा गया है। कहाँ पर, हमारे रेनेसेंस में ह्यूमनिज्म को। तो जब रेनेसेंस का जो आप यहाँ पर महत्वपूर्ण जो आपका ह्यूमनिज्म है उसको डिस्कस कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप क्या बता रहे हैं कि मतलब जो मनुष्य केवल एक सिंफुल या गॉड डिपेंडेंट प्राणी नहीं माना गया है, बल्कि एक सोच, तर्क और रचनात्मक व्यक्ति के रूप में भी यहाँ पर देखा गया है। ओके, इतना क्लियर कर दिया कि ह्यूमनिज्म में मैन को कैसे दिखाएगा कि खाली वो भगवान पर ही डिपेंड है, सिंफुल नहीं है, पापी ही नहीं है, इस तरह करके नहीं, वो अपने उसकी सोच, समझ और रचनात्मकता, क्रिएटिविटी के रूप में मैन को देखा गया। ह्यूमनिज्म जो एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है हमारे रेनेसेंस में। तो इरेस्मस राइटली रिफ्लेक्ट्स द स्पिरिट व्हेन ही सेज मैन वॉज मेड टू थिंक नॉट मियरली टू बिलीव। यहाँ पर आप इरेस्मस का पॉइंट डिस्कस करेंगे। क्या है, कोट लगा सकते हैं, क्या है, मैन वॉज मेड टू थिंक नॉट मियरली टू बिलीव। यहाँ पर ये आपका किसका है, ये इरेस्मस ने इस स्पिरिट को रिफ्लेक्ट करते हुए कहा है जो ये आपने अभी ऊपर डिस्कस किया। मैन वॉज मेड नो थिंक नॉट मियरली टू बिलीव, मतलब क्या है, मनुष्य को सोचने के लिए बनाया गया था, ना कि विश्वास करने के लिए। तो यहाँ पर आप इरेस्मस का एक आप कोटेशन डाल देंगे। क्या है, इरेस्मस ने ह्यूमनिस्ट को रिफ्लेक्ट करते हुए कहा है, क्या कहा है, मैन वॉज मेड टू थिंक नॉट मियरली टू बिलीव। मनुष्य को सोचने के लिए बनाया गया था, ना कि केवल विश्वास करने के लिए। ओके, तो ये आपका एक इरेस्मस का आपने यहाँ पर कोट लगा दिया। ओके, दिस ह्यूमन सेंटर्ड आउटलुक स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड रेनेसेंस लिटरेचर which began to explore human emotions, desires, ambitions and conflicts in a realistic manner. अब आगे क्या डिस्कस करेंगे, क्या ये जो विचार है इसका प्रभाव साहित्य पर भी पड़ा, ये आप डिस्कस करेंगे अब आगे। इस थॉट का इफेक्ट जो है क्या आपके लिटरेचर पर भी पड़ा, बताएंगे। दिस ह्यूमन सेंटर आउटलुक स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड रेनेसेंस लिटरेचर which began to explore human emotions, desires and ambitions and conflicts in a realistic manner। तो यहाँ पर आप क्या कहेंगे, बता रहे हैं कि राइटर्स ने जो ह्यूमन इमोशंस, एम्बिशंस, डिजायर्स और कॉन्फ्लिक्ट्स को रियलिस्टिक डिपिक्ट यहाँ पर किया है। राइटर्स हैं वो, उन्होंने मानवीय भावनाओं, एक महत्वाकांक्षाएं हो गई, इच्छाएं और संघर्षों को यथार्थ रूप में यहाँ पर चित्रित किया है। कहाँ पर, हमारे इस पीरियड में आपके जो यथार्थ रूप था उसको दिखाया है। आपके एम्बिशंस हो गई, आपकी देखिए शेक्सपियर वगैरह के प्ले में देखिए आपको सब चीज़ बिल्कुल रियलिस्टिक वे में दिखाया है, हर चीज़ उसमें आप ऑडियंस उसमें डूब जाती है बिल्कुल। तो यही चीज़ है कि आपके रेनेसेंस का प्रभाव के लिटरेचर में पूरी तरह दिखा है। व्हेन बिगैन एक्सप्लोर ह्यूमन इमोशंस दिखाया गया है, डिजायर, एम्बिशन एंड कॉन्फ्लिक्ट्स इन अ रियलिस्टिक मैनर के थ्रू इसको दिखाया गया और उसका प्रभाव पूरी तरह आपके पड़ा है। कहाँ पर,
लिटरेचर पर भी आपने ये चीज़ क्लियर करी यहाँ पर। ओके, आपने इरेस्मस का कोटेशन लगाया एंड ह्यूमनिज्म का क्या प्रभाव रहा आपके लिटरेचर में, इसको यहाँ पर डिस्कस किया। ओके, कि मनुष्य जो है कैसा प्राणी था और उसको यहाँ पर कैसा उसको प्रेजेंट किया गया है। यहाँ पर एक फीचर जो इम्पॉर्टेंट फीचर है हमारे रेनेसेंस का। ओके, चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे। यहाँ पर रेनेसेंस में आपके जो यहाँ पर मार्क करेंगे कि रिचनेस ऑफ इमेजिनेशन, लव, ब्यूटी एंड सेकुलर आउटलुक जो था यहाँ पर रेनेसेंस का, वो आप डिस्कस करेंगे। ओके, तो रेनेसेंस लिटरेचर इज मार्क बाय रिचनेस ऑफ इमेजिनेशन, लव ऑफ ब्यूटी एंड अ सेकुलर आउटलुक। तो रेनेसेंस में जो लिटरेचर में इमेजिनेशन से रिच रहता है, लाइफ लविंग और सेकुलर आउटलुक हमारे रेनेसेंस में ये जो कल्पना से समृद्ध, रिच ऑफ इमेजिनेशन रहेगी, जीवन प्रेमी, धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण वाली होती है हमारा रेनेसेंस जो है आपका। राइटर्स फ्रीली बारोड क्लासिकल थीम्स एंड अडेप्टेड देम टू कंटेम्प्रेरी लाइफ। तो और जो राइटर्स ने ह्यूमन इमोशंस, एम्बिशन, डिज़ायर्स और कॉन्फ्लिक्ट्स को रियलिस्टिक डिपिक्ट किया है। ओके, हमारी क्लासिकल थीम्स हैं, वहाँ पर उसको राइटर्स ने शास्त्रीय विषयों को आधुनिक जीवन के साथ यहाँ पर मिश्रित किया है। यहाँ पर जो क्लासिकल थीम्स वगैरह हैं, राइटर्स ने क्लासिकल थीम्स को अडेप्ट करते हुए कंटेम्प्रेरी लाइफ में, जो मॉडर्न लाइफ है, आधुनिक लाइफ के थ्रू उसको अडेप्ट करके यहाँ पर लिखा है। ओके, जैसे आपने यहाँ पर एग्जांपल रखेंगे सर थॉमस मोर का उटोपिया। सर थॉमस मोर का जो उटोपिया है रिफ्लेक्ट्स रेनेसेंस आइडियलिज्म एंड ह्यूमनिस्ट थिंकिंग। जो सर थॉमस, अब एग्जांपल में आपने क्या बताया, सर थॉमस मोर्स का जो उटोपिया है रेनेसेंस के आइडियलिज्म को दिखाता है एंड ह्यूमनिस्ट थिंकिंग, और ह्यूमनिस्ट की थिंकिंग को बताता है। वाइल जबकि क्या है एडमंड स्पेंसर का जो फेयरी क्वीन है, ब्लेंड्स, किस चीज़ का ब्लेंड है, मिक्सचर है, क्लासिकल माइथोलॉजी एंड विद मॉरल एंड एथिकल कंसर्न का ब्लेंड है, क्लासिकल मिथोलॉजी और मॉरल एंड एथिकल कंसर्न का ये आपका मिक्स है। तो यहाँ पर आपने क्या पॉइंट को डिस्कस किया कि राइटर ने क्लासिकल थीम्स को मॉडर्न लाइफ के साथ में ब्लेंड किया है। जैसे आपका सर थॉमस मोर के उटोपिया एक आइडियल सोसाइटी का कॉन्सेप्ट देता है जो रेनेसेंस आइडियलिज्म को शो करता है, एंड एडमंड स्पेंसर की जो फेयरी क्वीन है क्लासिकल मैथोलॉजी और मॉरल वैल्यूज़ का कॉम्बिनेशन है यहाँ पर। तो आपने यहाँ पर ये चीज़ डिस्कस करके दिखाया थ्रू द एग्जांपल राइटर्स वर्क कि कैसे उन्होंने क्लासिकल और मॉडर्न को ब्लेंड करके यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है। ओके, यहाँ पर क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट आपका पॉइंट है, एग्जाम्पल यहाँ पे दे सकते हैं क्योंकि आपका ये बॉडी स्ट्रक्चर चल रहा है, इसी में आप पॉइंट टू पॉइंट करके एग्जाम्पल या कोटेशन के थ्रू बहुत अच्छे से इसको डिफाइन करना रहेगा आपको। ओके, नेक्स्ट बताएंगे क्रिस्टोफर मार्लो के लिए हीरोज जो होते हैं, स्पेशली इन डॉक्टर फॉस्टर्स रिप्रेजेंट्स द रेनेसेंस थर्स्ट फॉर नॉलेज एंड पावर एज फॉस्टर्स बोल्डली डिक्लेयर्स अ साउंड मैजिशियन इज माइटी गॉड। तो यहाँ पर जो आप क्रिस्टोफर मार्लो का आप एग्जांपल दे रहे हैं कि जो उनके हीरो हैं, स्पेशली जो आपका डॉक्टर फॉस्टर्स में रेनेसेंस के ओवर रीचिंग एम्बिशन और नॉलेज की थर्स्ट को यहाँ पर दिखाते हैं। ओके, यहाँ पर आप क्रिस्टोफर मार्लो के जो हीरो हैं वो जैसे डॉक्टर फॉस्टर ने रेनेसेंस की अत्यधिक महत्वाकांक्षा और ज्ञान की प्यास को दिखाया है। फॉस्टर्स का ये जो आपका एक डिक्लेयर किया है उन्होंने, यहाँ पर अ साउंड मैजिशियन इज अ माइटी गॉड, एक जो साउंड मैजिशियन है वो माइटी गॉड है। मीन्स क्या है, एक जो जादूगर है, साउंड का जादूगर हो गया, एक शक्तिशाली देवता है। यहाँ व्यक्ति की असीमित इच्छा को यहाँ पर ये जो कि व्यक्त करता है। ओके, ना आपने क्लियर कर दिया। ओके, अनलिमिटेड डिजायर को एक्सप्रेस करता है यहाँ पर। ओके, इतना आपने यहाँ पर डिस्कस कर लिया। अब आप विलियम शेक्सपियर को भी डिस्कस करेंगे आगे। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है विलियम शेक्सपियर, जो रेनेसेंस की बात कर रहे हैं तो विलियम शेक्सपियर तो आप दिखाएंगे ही। तो अब यहाँ पर विलियम शेक्सपियर को दिखाएंगे। विलियम शेक्सपियर स्टैंड्स एज द ग्रेटेस्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ रेनेसेंस ह्यूमनिज्म इन इंग्लिश लिटरेचर। विलियम शेक्सपियर रेनेसेंस ह्यूमनिज्म के एक सबसे बड़े रिप्रेजेंटेटिव हैं। ओके, हिज कैरेक्टर्स आर कॉम्प्लेक्स लाइफ लाइक साइकोलॉजिकली डीप। उनके जो कैरेक्टर्स होते हैं वो बिल्कुल रियल और कॉम्प्लेक्स लगते हैं। उनके जो आपने उनके कैरेक्टर्स को पढ़ा देखा तो वो बिल्कुल आपके उनसे जुड़ जाते हैं। पढ़ते समय ऑडियंस का जुड़ना साइकोलॉजिकली डीप होते हैं। अब आप एग्जाम्पल दिखाएंगे। हैमलेट इंटेलेक्चुअल क्वेश्चनिंग
हैमलेट की जो इंटेलेक्चुअल क्वेश्चनिंग रहती है वो हो, चाहे मैकबेथ का दिखाएंगे ओवर रीचिंग एम्बिशन है आपके मैकबेथ की, एंड चाहे आपकी किंग लियर्स पेनफुल सेल्फ रियलाइजेशन, चाहे आपकी किंग लियर की पेनफुली सेल्फ रियलाइजेशन हो। ऑल कैरेक्टर्स है जो उससे हमें रेनेसेंस की स्पिरिट को दिखाते हैं, बहुत अच्छे से रेनेसेंस स्पिरिट का क्लियर एग्जाम्पल है ये सब। ओके, नेक्स्ट है शेक्सपियर प्रेजेंट्स मैन एज मिक्सचर ऑफ गुड एंड इविल। शेक्सपियर क्या रिप्रेजेंट करते हैं, मिक्सचर दिखाते हैं किस चीज़ का, गुड और एविल दोनों का दिखाते हैं मिक्सचर मैन को। ओके, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, स्ट्रेंथ भी रहती है एंड वीकनेस भी रहती है दोनों में, तो ये सब बिल्कुल यथार्थवादी होते हैं और दोनों मिक्स होते हैं, गुड और एविल का भी, और स्ट्रेंथ और वीकनेस उनके मैन का मिक्सचर होता है उनके कैरेक्टर्स का। ओके, एज शेक्सपियर हिमसेल्फ राइट्स इन हैमलेट, अपन शेक्सपियर ने खुद ही हैमलेट में लिखा है, ये लाइन है उनकी, व्हाट अ पीस ऑफ वर्क इज अ मैन। ये हमने अभी कोटेशन आपका हैमलेट के पढ़ाए हैं, उसमें हमने पढ़ाया भी आपको व्हाट अ पीस ऑफ वर्क इज अ मैन। तो इसमें कहा है कि मैन कितना अद्भुत प्राणी है, ये आपके शेक्सपियर ने हैमलेट में कहा है। ये आपने एक कोटेशन लगा दिया है शेक्सपियर का, हाउ नोबल इन रीजन हाउ इनफिनाइट इन फैक्चुअलिटी। यहाँ पर शेक्सपियर ने की प्रसिद्ध ये लाइन जो है आपकी, आदमी क्या कमाल का काम करता है, कितना अद्भुत प्राणी है, कितना कमाल का काम करता है। तो अ लाइन दैट परफेक्टली कैप्चर रेनेसेंस फेथ इन ह्यूमैनिटी। तो ये जो लाइन है आपकी, ये जो मानवीय गरिमा और संभावना के विश्वास को पूरी तरह से व्यक्त करती है ये लाइन आपकी। ओके, तो ये जो इस लाइन से आपको पता चलता है रेनेसेंस की ह्यूमन डिग्निटी और पोटेंशियल के फेथ को, ओके, परफेक्टली एक्सप्रेस करती है आपकी ये लाइन। ओके, ये क्लियर हो गया, होप सो क्लियर हो रहा होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाएंगे। द रेनेसेंस also marks a sharp contrast with the medieval age। तो रेनेसेंस और मेडिवल एज के बीच क्लियर कंट्रास्ट है यहाँ पर बताना है आपको ना। तो जो आपका रेनेसेंस है वो मध्ययुगीन युग के बीच स्पष्ट विरोधाभास है। यहाँ पर जो आपका रेनेसेंस और मेडिवल एज था उसके बीच का क्लियर कंट्रास्ट है यहाँ पर। While the middle age were God centered and dominated by blind faith। अब आपको यहाँ बताना है, दोनों का कंट्रास्ट दिखाना है मेडिवल एंड रेनेसेंस के बीच का। तो जो आपका मिडिल एज था उसमें क्या दिखा रहे हैं, गॉड सेंटर्ड था एंड डोमिनेटेड बाय ब्लाइंड फेथ। मध्ययुगीन युग था वो ईश्वर से केंद्रित था, गॉड सेंटर्ड था, एंड जहाँ अंधविश्वास हावी था, डोमिनेटेड बाय ब्लाइंड फेथ, अंधविश्वास जहाँ पर हावी था। आपके मिडिल एज की बात हो रही है। अब देन आप रेनेसेंस को दिखाएंगे। द रेनेसेंस वाज मैन सेंटर्ड। रेनेसेंस क्या था, मैन सेंटर्ड हो गया। यहाँ पर गॉड सेंटर्ड दिखाया जाता था, यहाँ पर आपका मैन सेंटर्ड। ये आपने क्लियर कर दिया ये पॉइंट को। ओके, एंड गाइडेड बाय रीजन इंक्वायरी एंड एक्सपीरियंस। रेनेसेंस में आपके मैन सेंटर्ड था, जहाँ पर आपका कारण, जांच और अनुभव को महत्व दिया गया। यहाँ पर आपको क्या है, रीजन को, इंक्वायरी को एंड एक्सपीरियंस को, अनुभव को और जो इंक्वायरी हो गई और रीजन्स को यहाँ पर इंपॉर्टेंस दी गई। और वहाँ पर आपका ब्लाइंड फेथ था एंड सेंटर्ड, गॉड सेंटर्ड को महत्व दिया जाता था। और इतना क्लियर हो गया। आपने यहाँ पर कंट्रास्ट भी दोनों के बीच में दिखा दिया, मेडिवल एंड रेनेसेंस का। ओके, मेडिवल एज एंड रेनेसेंस के बीच का जो कंट्रास्ट है वो बताया यहाँ पर आपने। नेक्स्ट आप एक यहाँ पर भी आप पॉइंट एग्जांपल देंगे। वॉल्टर पैटर जो है आपका एप्टली डिस्क्राइब्स द रेनेसेंस एज द, वॉल्टर पैटर ने जो है रेनेसेंस को डिस्क्राइब किया है, कैसे किया है देखिए, द सडन इमर्जेंस ऑफ स्पिरिट ऑफ क्यूरियोसिटी एंड द डिजायर फॉर ब्यूटी। वॉल्टर पैटर का यहाँ पर एग्जाम्पल आप दे रहे हैं, क्या है, क्या सुंदरता के प्रति जिज्ञासा और प्रेम की जागृति कहा है। किन्होंने, वॉल्टर पैटर ने क्या कहा है, द सडन इमर्जेंस ऑफ स्पिरिट ऑफ क्यूरियोसिटी एंड द डिजायर ऑफ ब्यूटी। मीन्स क्या है, सुंदरता के प्रति जिज्ञासा और प्रेम की जागृति को कहा है। यहाँ पर रेनेसेंस को डिस्क्राइब किया है उन्होंने, डिजायर फॉर ब्यूटी हो गई एंड स्पिरिट ऑफ क्यूरियोसिटी। ये आपका क्या है रेनेसेंस है, डिस्क्राइब कर रहे हैं आपके वॉल्टर पैटर रेनेसेंस को। इस तरह ही आपने कोट लगा दिया। ओके, लिटरेचर दस बिकम मोर फ्लेक्सिबल, रियलिस्टिक एंड एक्सप्रेसिव ऑफ ह्यूमन लाइफ। इसी वजह से, ये सब वजह से यहाँ पर लिटरेचर जो है ज़्यादा यथार्थवादी, लचीला और अभिव्यंजक बन गया। ओके, तो यहाँ पर आपने सारे पॉइंट्स ही डिस्कस कर लिए, क्लियर हो गया ये सब आपको। यहाँ पर आपने कंट्रास्ट दिखाया विद एग्जाम्पल एंड कोटेशन के थ्रू। ओके, ये आपने यहाँ पर ये डिस्कस कर लिया। चलिए नेक्स्ट आप कंक्लूजन लास्ट में दिखा देंगे। ओके, ये कंक्लूजन हो जाएगा। आपने रेनेसेंस के कोटेशन और उसके थ्रू सारे पॉइंट्स डिस्कस कर लिए, क्यों इंपॉर्टेंस है, क्या कंट्रास्ट, मेडिवल एंड ट्रांजिशन क्या बदलाव दिखाया, सब डिस्कस कर लिया। अब नेक्स्ट आपका है
कंक्लूजन आप दिखाएंगे। इन कंक्लूजन द रेनेसेंस वॉज नॉट मियरली अ हिस्टोरिकल फेज बट अ पावरफुल इंटेलेक्चुअल अवेकनिंग दैट ट्रांसफॉर्म इंग्लिश लिटरेचर। कंक्लूजन आप दिखाएंगे कि ये कहा जा सकता है कि रेनेसेंस जो है वो सिर्फ एक हिस्टोरिकल पीरियड नहीं बल्कि एक पावरफुल इंटेलेक्चुअल अवेकनिंग रहा है। यहाँ पर आप कंक्लूजन में दिखाएंगे कि रेनेसेंस जो है नॉट मियरली हिस्टोरिकल फेज, एक हिस्टोरिकल फेज ही नहीं केवल, बल्कि वो पावरफुल इंटेलेक्चुअल अवेकनिंग दैट ट्रांसफॉर्म्ड इंग्लिश लिटरेचर, बल्कि एक पावरफुल इंटेलेक्चुअल अवेकनिंग था इस लिटरेचर में। फिर डिस्कस किया फिर बाय रिवाइविंग क्लासिकल लर्निंग एंड एम्फसाइजिंग ह्यूमन वैल्यूज इट गिव्स लिटरेचर अ मॉडर्न आउटलुक। कहाँ बताया कि ये कहा जा सकता है कि पुनः जो रेनेसेंस है केवल एक ऐतिहासिक काल ही नहीं बल्कि एक शक्तिशाली बौद्धिक जागृति भी थी। ओके, बाय रिवाइविंग क्लासिकल लर्निंग एंड एम्फसाइजिंग ह्यूमन वैल्यूज इट गिव लिटरेचर मॉडर्न आउटलुक में इस मूवमेंट ने इंग्लिश लिटरेचर को कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म कर दिया। क्लासिकल लर्निंग को रिवाइविंग करते हुए ह्यूमन वैल्यूज़ के थ्रू इट गिव लिटरेचर मॉडर्न आउटलुक, लिटरेचर को एक मॉडर्न आउटलुक दिया है हमारे रेनेसेंस ने। The work of Moore, Spencer, Marlowe and above all शेक्सपियर। अब यहाँ पर आप जो हमारे राइटर्स हैं उनको इम्पॉर्टेंट राइटर्स को मेंशन कर देंगे, जैसे मोर, थॉमस मोर हो गया, स्पेंसर, मार्लो एंड अबव ऑल शेक्सपियर। इनके ऊपर भी शेक्सपियर जो हैं क्लियरली शो दैट रेनेसेंस सेलिब्रेटेड लाइफ, इंडिविजुअलिटी एंड लिमिटलेस potential of man, laying the foundation of modern English literature। जैसे थॉमस मोर, स्पेंसर, मार्लो और स्पेशली जो हमारे शेक्सपियर के वर्क्स में रेनेसेंस स्पिरिट क्लियरली हमें दिखाई देती है। यहाँ पर अपने राइटर्स को मेंशन कर दिया और उन सबसे शेक्सपियर वगैरह के वर्क जो है उनमें हमें रेनेसेंस स्पिरिट बहुत क्लियरली शो होती है। ओके, जिसमें हमें रेनेसेंस ने लाइफ, इंडिविजुअलिटी और ह्यूमन पोटेंशियल को सेलिब्रेट किया और मॉडर्न इंग्लिश लिटरेचर की स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन रखी है। तो यहाँ पर क्या बताना है, रेनेसेंस सेलिब्रेटेड लाइफ, इंडिविजुअलिटी एंड लाइफ limitless potential of man, laying the foundation of modern English literature। इंडिविजुअलिटी एंड लिमिटलेस पोटेंशियल एंड लाइफ को सेलिब्रेट करते हुए हमारे यहाँ पे इंग्लिश लिटरेचर की रेनेसेंस से फाउंडेशन रखी है। ये आपने कंक्लूजन में लिख दिया क्या है कि जो रेनेसेंस ने जीवन, व्यक्तित्व और मानवीय क्षमता का जश्न मनाया और आधुनिक अंग्रेजी साहित्य की मजबूत नींव रखी है। ओके, तो ये आपका कंक्लूजन हो गया है कि क्या था हमारा रेनेसेंस। यहाँ पर इस तरह से आपने ये पूरा कंप्लीट कर लिया। ये हो गया आपका कंक्लूजन। ओके, तो यहाँ पर आपने हर एक पॉइंट को डिस्कस कर लिया कि हमारा रेनेसेंस का क्या कैसे बदला हुआ, ट्रांजिशन दिखाया आपने पूरा मेडिवल टू मॉडर्न एज। ओके, होप सो ये क्लियर हो गया होगा आपको। ओके, तो ये सब कोटेशंस आप याद करिए और लिखिए और अपने लैंग्वेज में अपने अकॉर्डिंग अलग से प्रैक्टिस भी करिए। इनको देख कर भी अपने थ्रू लिखेंगे तो प्रैक्टिस जितना करेंगे उतना ही अच्छे से हो पाएगा। होप सो हमने सारे पॉइंट इसमें डिस्कस कर लिए हैं, आपको क्लियर भी हो गया होगा। और ये पूरा मेडिवल टू मॉडर्न एज जो भी ट्रांजिशन था ये हमने पूरा इसमें एक्सप्लेन किया है। होप सो आपको ये सब क्लियर हो गया होगा। तो बताइएगा कमेंट्स में कि क्लासेस कैसी लग रही हैं, हेल्पफुल हैं कि नहीं आपके लिए। आ रहे हो कि हम कंटिन्यू करते रहें तो ज़रूर कमेंट में यस लिखिएगा। ओके, अगर आपके लिए ये हेल्पफुल हो रही हो तो ज़रूर बताइएगा। तो हम इसको कंटिन्यू करते रहेंगे आपके एग्ज़ाम तक। अब तो एग्ज़ाम की डेट भी आ गई है आपकी, बहुत ज़्यादा टाइम तो नहीं कहेंगे क्योंकि जितना है उसमें प्रैक्टिस तो बहुत करनी रहेगी, कोर्स बहुत लेंदी है। उस अकॉर्डिंग तो हमें ज़रूर बताइएगा आप इस चीज़ को कि क्या इसकी क्लासेस हम कंटिन्यू करते रहें, क्योंकि आपके काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स लगे हुए हैं और साथ में लगे हुए हैं। आप बहुत ज़्यादा अब आपको बहुत ही मेहनत करनी है, बहुत ही फोकस रहना है। होप सो क्लासेस अच्छी लग रही होंगी, हेल्पफुल हो रही होंगी। तो अगर अच्छी लग रही हो, हेल्पफुल हो रही हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर किया करिए और बताइएगा क्या कंटिन्यू करें हम इन क्लासेस को। ओके, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।